नमस्कार, द कंट्री डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बिंदु प्रदीप। देश की राजनीति से लेकर दुनिया भर की अहम हलचल तक हम करते हैं हर उस मुद्दे पर बात जो आपके लिए है जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संवाद। आशा भोसले का जाना यकीनन भारतीय संगीत के एक बहुत बड़े युग का अंत है, लेकिन आज हम उनकी विदाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे जो एक लेजेंड के पीछे छिपी होती है। देखिए, ये सिर्फ संगीत की कहानी नहीं है, ये है संघर्ष की, अपने वजूद को बचाने की और खुद को बार बार नए सिरे से गढ़ने की कहानी। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 12,000 से भी ज्यादा। क्या है ये उन गानों की गिनती है जो आशा जी ने रिकॉर्ड किए। जी हां, 12,000 से ज्यादा। मतलब इसी वजह से तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें संगीत के इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई कलाकार का दर्जा दिया है। ये आंकड़ा बस उनकी विरासत कितनी विशाल है उसकी एक छोटी सी झलक है। ये शब्द खुद आशा जी के हैं और ये बड़ी ही खूबसूरती से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को बयां करते हैं। वो चुनौती थी अपनी ही मशहूर बड़ी बहन लता मंगेशकर की परछाई में अपनी एक अलग पहचान बनाना। और इसी एक चुनौती ने, आप कह सकते हैं, उनके पूरे करियर को एक शक्ल दी। तो सवाल यह है कि कोई कलाकार 12,000 से ज्यादा गाने कैसे रिकॉर्ड कर लेता है? जाहिर है यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। चलिए इस कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। हर लेजेंड की एक शुरुआत होती है और आशा जी की शुरुआत वो परछाइयों और संघर्षों से घिरी हुई थी। जरा सोच कर देखिए, 1942 में जब वो सिर्फ 9 साल की थीं, पिता का साया सिर से उठ गया। अब परिवार चलाने की जिम्मेदारी आ पड़ी, तो अगले ही साल 10 साल की उम्र में माइक थाम लिया। फिर 16 की उम्र में एक ऐसी शादी की जिसने उन्हें अपने ही परिवार से दूर कर दिया, और 1960 आते आते उस मुश्किल रिश्ते से भी उन्हें अकेले ही बाहर निकलना पड़ा। उस दौर के बॉलीवुड ने उन्हें एक खांचे में फिट कर दिया था, जहां लता मंगेशकर थीं नायिकाओं की पाकसाफ आवाज, वहीं आशा भोसले को गाने मिलते थे वैम्प्स के लिए, कैबरे डांसर्स के लिए, मतलब उन किरदारों के लिए जिन्हें समाज गिरी हुई औरत मानता था। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि आपको लगातार अपनी ही बहन से कम आंका जा रहा है, और वो भी आपकी प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के बने बनाए नियमों की वजह से। उनका जो पेशेवर संघर्ष था वो उनकी निजी जिंदगी की सच्चाई से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। ये सिर्फ एक करियर बनाने की लड़ाई नहीं थी, ये जीने की लड़ाई थी। उस जमाने में ऐसा कदम उठाने के लिए जिस हिम्मत की जरूरत थी वो वाकई असाधारण थी। और बस यहीं से उनकी कहानी में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। 2 ऐसी क्रिएटिव पार्टनरशिप्स बनी जिन्होंने न सिर्फ उनके करियर को, बल्कि सही मायनों में भारतीय सिनेमा के संगीत को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उनके करियर में 2 बहुत बड़े मोड़ आए, और ये 2 संगीतकारों के साथ आए। पहले थे ओपी नैयर। उन्होंने आशा जी की आवाज की उस कच्ची ऊर्जा को पहचाना और उन्हें मुख्य धारा की हीरोइनों की आवाज बना दिया। और फिर आए आर.डी. बर्मन, जिन्होंने उन्हें एक नई, थोड़ी विद्रोही पीढ़ी की आवाज में ही बदल दिया। संगीतकार ओपी नैयर ने ये बात खुद कही थी कि उन्होंने आशा जी को क्यों चुना। नैयर ही वो इंसान थे जिन्होंने उन्हें दूसरी औरत के खांचे से बाहर निकाला और मेन हीरोइनों के लिए गाने दिए, और यहीं से उनकी आवाज को एक नई, एक साहसिक पहचान मिली। आर.डी. बर्मन के साथ उनका काम, वो तो एक म्यूजिकल धमाका था। दोनों ने मिलकर हिंदी फिल्मी संगीत में रॉक, जैज और दुनिया भर के साउंड्स का ऐसा तड़का लगाया जो पहले कभी किसी ने सुना ही नहीं था। पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक नए जमाने का ऐलान थे। और बाद में 1980 में दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर के बाद भी उनकी कहानी चलती रही। अब हम उनके जीवन के उस दौर की बात करेंगे जो दिखाता है कि वह हमेशा हमेशा समय से 2 कदम आगे कैसे चलती रहीं। ये सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर करता है ना? और इसका जवाब आशा जी की आधुनिक उपलब्धियों में छिपा है। ये वो उपलब्धियां हैं जो दिखाती हैं कि उन्होंने खुद को बदलना और नया बनाना कभी नहीं छोड़ा। देखिए, जब ए.आर. रहमान का दौर आया तो उन्होंने रंगीला से वापसी की। उन्होंने इंडी पॉप की दुनिया में जानम समझा करो से तहलका मचा दिया, ग्रामी नॉमिनेशंस तक हासिल किए और संगीत से परे जाकर एक सफल बिजनेस भी खड़ा कर दिया। ये एक ऐसे कलाकार की निशानी है जो कभी एक जगह ठहरा ही नहीं। और ये है उनकी विरासत का एक हैरान करने वाला लेकिन बेहद सफल हिस्सा।
उन्होंने खाना पकाने के अपने जुनून को आशाज नाम के एक ग्लोबल रेस्टोरेंट चेन में बदल दिया। मतलब उन्होंने अपना एक और हुनर दुनिया के सामने रख दिया। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट और यूके में उनके 14 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उनके कुछ आउटलेट्स को तो मिशेलिन गाइड में भी जगह मिली है, जो उनकी क्वालिटी का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से की ओर बढ़ते हैं। वो हिस्सा जो उनकी संस्थागत पहचान और उस विरासत को दिखाता है जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। सिनेमा में भारत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, इन सभी पुरस्कारों ने उन्हें एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित कर दिया। उनका आखिरी कलात्मक बयान भी उन्हीं की तरह बेमिसाल था। 90 की उम्र पार करने के बाद उन्होंने एक मॉडर्न ऑल्टरनेटिव ब्रिटिश बैंड गोरिल्लास के साथ गाना रिकॉर्ड किया। ये कोलैबोरेशन साबित करता है कि वो अंत तक सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि एक प्रासंगिक, एक साहसी कलाकार थीं। अपने आखिरी गाने के बारे में उनके ये शब्द, ये उनकी विरासत और उनके जीवन पर एक बहुत ही गहरा और काव्यात्मक चिंतन है। ये उनकी यात्रा का एक बेहद मार्मिक पर उतना ही उपयुक्त समापन है। शायद इसका जवाब आशा भोसले की जिंदगी की कहानी में ही छिपा है। संघर्ष से अमरता तक का उनका सफर हमें दिखाता है कि एक आवाज तब तक नहीं मरती जब तक वो गाती है, बल्कि तब तक जिंदा रहती है जब तक उसे सुना जाता है। और उनकी आवाज हमेशा सुनी जाएगी। आज के संवाद में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द कंट्री डायलॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।